प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के उन सभी बच्चों से संवाद किया है जो कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं। पटना के 9 बच्चे डीएम ऑफिस में मौजूद रहे हैं। पीएम ने बच्चों से कहा वो अपने आप को अकेला महसूस न करें, सरकार इन बच्चों की जिम्मेवारी उठाएगी। पीएम ने इन बच्चों को योजना की भी जानकारी दी। इन 9 बच्चों में 2 महेंद्रू, 2 निशाबाद, 2 विद्युत कॉलोनी, 1 कंकड़बाग, 1 बुद्धा कॉलोनी और 1 बेउर के रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि जीवन हमें कई बार ऐसे मोड़ पर खड़े कर देती है जहां हमें कुछ समझ नहीं आता है। कोरोना ने कई परिवारों को तबाह किया। मैं जानता हूं कि कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आया यह बदलाव कितना मुश्किल है। हर दिन का संघर्ष, हर दिन की तपस्या। जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। वैसे उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, अन्य महानुभाव और प्यारे देशवासियों, आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं, कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हर दिन का संघर्ष, पल पल का संघर्ष, नई नई चुनौतियां, हर दिन की तपस्या। आज जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए
एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। राज्यसभा से टिकट कटने के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पटना स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि जदयू की ओर से जो भी फैसला लिया गया है उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। 2010 से मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, पार्टी बूथ स्तर तक पहुंची है जो संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक नीतीश कुमार के परामर्श से सभी निर्णय लिए हैं। इस दौरान आरसीपी सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते हुए बड़ी बात कही। आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि बिहार में 33 प्रकोष्ठ को 13 पर ला दिया गया है, इसे और बढ़ाने की जरूरत है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमसे कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं 1982 से पब्लिक लाइफ में हूँ। यही मई के महीने में मैं सिविल सर्विस कंप्लीट किया था 1982 में, और आज 40 साल के बाद फिर आपके सामने हम हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ ये मेरा 25वां साल चल रहा है। तो भाई हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे और चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है। तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो सब आप जानते हैं इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मूलतः जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम करता रहा और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। इधर मंत्री बन गया था, उसके चलते मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू का, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूं, तो मैं तो बहुत साल आईएएस में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया और इससे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका टीवी चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है तो आप जानते हैं, समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लगे रहते, क्या हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत है। आज भी मैं जब कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया तो वो लोग एक्टिव रहे हैं। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं,
पार्टी के उनसे मैं अनुरोध करूंगा, 2-3 अनुरोध। देखिए अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों हो? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे उन सबको पुनर्जीवित करें सबसे पहला, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है जिसमें उत्तर और दक्षिण था उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ, अब तो मैं समय भी ज्यादा उसी पर ही दूंगा। तो जहां भी हमारे साथी संगठन में बुलाएंगे मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं, बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए। और अपने नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उनको मैं बहुत बहुत मंत्री बने रहेंगे? क्या आप मंत्री बने रहेंगे? नाराजगी, पार्टी की गुटबंदी या लोकसभा की तैयारी? देखिए ऐसा है ना, हमसे कोई नाराज क्यों होंगे जी? मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूं कि कोई नाराज हो, बल्कि जो नाराज रहते हैं, कोई नाराजगी की बात पता चल जाती है तो उसे दूर करता हूं। तो ये तो बताया ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा, मेरे बारे में कि उनका कैसे आगे अच्छा हो। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मंत्रिमंडल से क्या इस्तीफा देंगे? मंत्रिमंडल में क्या आप बने रहेंगे, क्योंकि 6 महीने तक आप रह सकते हैं? अच्छा सुनिए बता दें। आज आप जानते हैं, बड़ा अच्छा आपने बात की, हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक एग्जैक्ट मीटिंग होने पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ सर, बातचीत मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। आरसीपी सिंह के राज्यसभा से पत्ता कटने के बाद पप्पू यादव ने भी प्रतिक्रिया दिए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कौन सा खंजर घोंपा है, इसकी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है। अब तो आरसीपी सिंह के नरेंद्र मोदी गुरु हो गए हैं, इसलिए भी उनकी गोद में जाकर बैठ गए। बिहार के मोतिहारी से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 40 दिन के बच्चे के पेट में भ्रूण निकलने के बाद डॉक्टर भी हैरान है। इस मामले को लेकर के जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पिछले 23 मई को मोतिहारी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में बच्चे को एडमिट कराया गया था। 40 दिन के बच्चे के पेशाब निकलने में परेशानी हो रही थी, धीरे धीरे बच्चे का पेट फूलने लगा था। बच्चे की हालत देख करके उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसके पेट से भ्रूण निकलते बच्चे का सीटी स्कैन कराए जाने के बाद पता चला कि बच्चे के पेट में भ्रूण है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा जब माँ के गर्भ में था तभी बच्चे के पेट में ही भ्रूण विकास हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 10 लाख बच्चों में से एक बच्चे में ऐसा मामला पाया जाता है। फिलहाल बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, उसका ऑपरेशन कर भ्रूण को निकाल दिया गया है, तो वहीं बच्चे का इलाज कर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अंदर जो 40 दिन का बच्चा था उसके अंदर एक और डेड फीटस पड़ा हुआ था, तो वो एज ए लम्प प्रेजेंट कर रहा था, जिसके कारण पेशेंट को, बच्चे को दिक्कत हो रहा था। लम्प की तरह उसके छोटे से एज में इतना गांठ की तरह दिख रहा था। बाघा रामनगर के नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए तीसरे दिन भी बुलडोजर चला है। नगर के अम्बेडकर चौक से दोनों तरफ बुलडोजर चला, अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन एक दुकानदार के दुकान को अतिक्रमण से हटाने के लिए प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, घंटे देर तक कार्य रुका रहा और नगर परिषद के कर्मी व पुलिस पदाधिकारी के द्वारा दुकानदारों से बकझक होता रहा। लेकिन जब पुलिस वालों ने दुकान के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो दुकानदार के परिवार वालों के साथ धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, दुकान में पहले से पेट्रोल रखा गया था जो पुलिस वाले पर फेंकने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। नगर परिषद द्वारा एसडीएम बगहा के निर्देश के आलोक में 27 से 31 अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है।
उसी अभियान के क्रम में एक कृष्णा सोनी जी हैं, जिनको बार बार बोला गया कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। फिर इन्होंने कल शाम को भी समय मांगा, तो उसमें भी हमने अपना लेबर लगाया, इनका सामान हटवाया ट्रैक्टर से। फिर आज सुबह पुनः इनको बोला गया तो इन्होंने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। फिर इन्होंने 2 महिलाएं और बुला ली और पेट्रोल वगैरह रख लिया था। इसका क्या उद्देश्य था उनका, कुछ छिड़काव करना या हम लोगों पे हमला करने का उद्देश्य था, ये आगे जांच का विषय है। लेकिन हाल फिलहाल फिर उनको पुलिस की मदद से उनको ओवर पावर कर लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। उनका जो भी बचा कुचा सामान था वो भी हम लोगों ने लेबर के माध्यम से लदवा के थाने भेज दिया। सब जब्त हो गया सर? सामान जब्त हो गया? सामान अब आगे की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जाएगी। हमने सामान थाने भिजवा दिया है और जो भी उनका अतिक्रमण था उस पर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। आज ये वही इंक्रोचमेंट का कार्यक्रम चल रहा था। सारे पदाधिकारी, हमारे पुलिस पदाधिकारी भी थे, कार्यपालक पदाधिकारी भी थे। तो हमको सूचना मिली कि कुछ महिलाएं जो है दुकान में पेट्रोल और तलवार लेकर के बैठी हैं, विरोध कर रही है कि नहीं तो उसको तोड़ने देंगे। उस सूचना पर हम महिलाओं के साथ मतलब कि आए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन समझाने के क्रम में ही एक महिला ने अपने ऊपर मतलब कि पेट्रोल डाल लिया और हम लोगों पर भी पेट्रोल डालने का प्रयास किया। तो हम जाकर के अंदर में उन लोगों को बहुत मुश्किल से उन लोगों को अपने कब्जे में लिए और जितना पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था उसको ये किया गया। तब जाकर के स्थिति नहीं तो हो सकता था कि महिलाएं मतलब तो हम लोगों पर हमला कर देती और नहीं तो अपने आग लगा देती। क्या आग लगाया भी गया, आग अंत में उनके लड़के द्वारा ऊपर जा करके आग लगाया गया, लेकिन तत्काल देख लेने के बाद आदमी बुझा दिया। इस मामले में क्या कार्रवाई किया जा रहा है सर? इस मामले में FIR दर्ज किया जाएगा। राजधानी पटना से है, जहां राजा पुल के पास भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब अंसारी और राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 1 जून 2022 को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध के खिलाफ बिहार के राज्यपाल को पैदल मार्च करके राजा पुल से उनके भवन तक राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय सचिव क्या कुछ कहते हैं। इसलिए महंगाई को रोक लगाने के लिए और बेरोजगारी खत्म करने के लिए हम विशेष तौर पे कहा गया वो वादा जो 19 लाख रोजगार का है, कहा गई जो बहुत आपने मोदी सरकार ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आई, महंगाई बढ़ गई है। इसलिए महंगाई पर रोक लगाने के लिए हम आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एकजुट होकर ये भाजपाई सरकार, जो भाजपाई नाम की कंपनी है जदयू सरकार, इसके खिलाफ आंदोलन करे, महंगाई पर रोक हो, ताकि हमें महंगाई कंट्रोल होगा तो बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पुनः हम अपील करते हैं कि 1 तारीख को 12 बजे बोरिंग कैनाल रोड राजा पुल के नज़दीक आए राजभवन मार्च में, राजभवन मार्च को सफल बनाएं। क्योंकि देश संकट में है और देश की एकता और अखंडता खतरे में है, और यह दिखा करके हिंदू और मुसलमान को कि देश के मुसलमान सभी मस्जिदों में मंदिर को कब्जा करके और ये मस्जिद बना दिए हैं, तो ये एक साजिश है। और इस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आना चाहती है, जबकि इनका आधार खसकते जा रहा है। ये जो भी घोषणा किए जनता के हित में, उसके विपरीत काम किए और जनता त्राहिमाम है, दुखी है। डेली लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है और माननीय बिहार सरकार भी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। कभी कोशिश करते हैं कि राजद के साथ होंगे, कभी कहते हैं कि बीजेपी के साथ होंगे। इनकी राजनीति हम लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए आम जनता से, गरीब गुरबा से, कमज़ोर लोगों से, महिलाओं से, जो लोग पीड़ित हैं, उनसे अपील हम करना चाहते हैं कि 1 जून को आइए, 12 बजे दिन में आप लोग आइए और हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय। मधुबनी शहर से लेकर के गांव तक में 1 घंटे की बारिश से शहर कई इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में बारिश के पानी घरों के अंदर घुस गए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी निकासी नहीं होने की वजह से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शहर के विनोदानंद कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, महिला कॉलेज रोड सहित विभिन्न वार्डों में जगह जगह जलजमाव से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी यही है, जो बारिश का पानी उतना नहीं लगता है
इधर का जो पानी आता है ना, वो बाजार वाला, वो चौहत्ता मोड़ वाला, वो पानी से होता है ये। हाँ, जल निकासी तो नहीं है ना? जल निकासी नहीं है, इसका समस्या इसका हर जगह जाम रहती है। नाला हर जगह जाम रहता है। हाँ, हर जगह जाम रहती है, इसी कारण हाँ हर साल यही दूर रहता है कि इतना पानी होता है बारिश में, हर घर में घुस जाता है पानी। घर में भी घुस जाता है पानी? हाँ, घर में भी घुस जाता है पानी। पिछले साल तो 5 बार पानी हुआ, तो हम लोग घर में इतना पानी था नीचे वाला फ्लैट में। अच्छा। और आज जो बारिश हुई है 1 घंटे के इसमें आज नहीं हुआ है, 1 घंटे के बारिश से कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही दूर लगता है, उधर नहीं लगता है। ये जो है ना रोड जो है वह धारा के कारण यहाँ पानी अटकता है। मधुबनी जिले के मधेपुर पश्चिमी पंचायत भवन परिसर में अपराह्न शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम कचहरी मधेपुर पश्चिमी के सरपंच मीना प्रवीण को मरणोपरांत श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि ने मीना प्रवीण के तैलचित्र पर बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कौर की हत्या मामले में पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी के घर की पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती लगातार जारी है, तो वहीं पीड़ित परिजन की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 4 से 5 सिपाही को भी सुरक्षा में लगाया है। मास्टरमाइंड लूटन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बखरा थाना में रखा गया है। मुख्य 2 आरोपी रोशन व प्रियांश के घर पर भी पुलिस ने बुलडोजर चलवाया। पेश है एक रिपोर्ट। न्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग बेगूसराय जिला में आए। यही जो है आरोपियों का यानी शार्प शूटर का घर है, जो कल और परसों बुलडोजर से तोड़ा गया। इसी में वो लोग रहते थे और अब तक घर तोड़ने के बाद भी वो लोग अब तक फरार हैं। अब तक यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। उनका ये घर है, आप देख सकते हैं, ये बुलडोजर से तोड़ा गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से तहस नहस नहीं किया गया है। ये आधा ही छोड़ दिया गया है। इसको तो पूरा तहस नहस से उखाड़ देना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है अपराधी जो है, किसी के बेटा को ये लोगों ने उनका जीवन को तहस नहस कर दिया। ये घर के आगे वो कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने उस मासूम सुभाष महतो को मौत के घाट उतार दिया और वो लोग अभी तक, प्रियांशु और रोशन अभी तक फरार हैं। तो जाहिर से सवाल वो ये उठती है कि घर तोड़ने के बाद भी, यानी कुर्की जब्त करने के बाद भी अगर ये अपराधी अभी तक फरार हैं, तो ये बहुत बड़े शार्प शूटर हैं और जो है ये हमेशा हत्या, लूट, अपहरण जैसे अपराधी मामलों को ये जो है अंजाम देते हैं। तो जाहिर से सवाल ये भी उठती है कि पुलिस प्रशासन का उन लोगों का अभी तक डर नहीं है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, कुछ आरोपियों ने खगड़िया में सरेंडर किया और कुछ जो हैं यहीं अगल बगल कोई स्थानीय थाना है, वहां उन्होंने सरेंडर किया। इसमें करीबन 4-5 लोग सम्मिलित हैं और जो मेन शार्प शूटर है रोशन और प्रियांशु, ये अब तक फरार है। ये वही दोनों सगे भाई हैं जिन्होंने सुभाष महतो की निर्मम हत्या कर दी 20 मई को रात्रि 8, साढ़े 8 बजे के करीब। तो जाहिर से सवाल ये भी उठता है कि ये जो आज पत्रकार की हत्या हुई है, ये काफ़ी घोर निंदा वाली बात है कि अपराधी जो है पत्रकार को मार देते हैं और खुलेआम घूमते हैं और बंदूक के नोक पर पुलिस और प्रशासन के सारे सिस्टम को रखे हुए हैं और वो जेब में तमंचा लेके खुलेआम घूम रहे हैं। और इसी घर से, ये जो घर है प्रियांशु और जो ये घर हुई रोशन की, यही घर से उन लोगों के जो है जिंदा कारतूस और देसी कट्टा बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सामाजिक रूप में एक आदमी रहता या एक मनुष्य इंसान होता तो उसके घर से खाने पीने की चीज़ या और अन्य कोई सामग्री मौजूद होती, लेकिन इस घर में देसी कट्टा और जिंदा कारतूस पाया गया है। तो सवाल हर तरफ ये देखा जाए तो ये लोग अपराधी संलिप्तता में पूरी तरीके से लीन है और इन लोगों का काम ही है कि हम लोग अपराधी इस षड्यंत्र को कायम रखें और वर्चस्व जमा के गांव में रखें। जो आरोपी हैं, जो जिन पे आरोप लगा है, जो गोली मारे हैं, इनको क्या आप पहचानते हैं? हाँ, पहचाना गया। सब तो कितने लोग हैं इसमें नामजद? और पहचाने तो 4 नामजद है और आदमी था और कुछ अज्ञात लोग। हाँ, अज्ञात था। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे न्यूज़ पे अभी 2 दिन से चल रहा है कि उन लोग का घर का जो है कुर्की जब्ती वारंट का आदेश निकला और इस्तेखार चिपकाया गया उन लोग के घर पे। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन पहले और कल भी उन लोग का घर तोड़ा गया। इस पर आपका क्या कहना है? इससे क्या मतलब कुछ सही फैसला होने? तोड़ने से क्या होगा, उसको गिरफ्तारी होगा। कब तक वो फरार हैं? कानून के हत्या अभी तक वो नहीं चले। उसको जो है फांसी की सजा मिलना चाहिए। और हम लोग क्या कहेंगे, जैसे एक तो हमारा भतीजा था, चला गया धरती पर से, वंश उसका खत्म हो गया। एक के लड़का था हमारा भतीजा, एक के भाई था,
और 2 लड़की है, उसका वंशे ख़त्म कर दिया। तो उसी तरह जो है हम अर्जू करते हैं, सरकार से विनती करते हैं जो उसी तरह जो है हत्यारे को फांसी की सज़ा पर लटका करके उसको फांसी दे दिया जाए, तभी तो कल्याण होगा हम लोग को। इनका केस जल्द से जल्द ट्रायल किया जाए और केस को खोला जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और सभी आरोपी को पकड़ा जाए। हाँ हाँ, क्योंकि घर तोड़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। कुछ उससे क्या होगा, घर थोड़ा खून किया है। घर जो अभी टूटा है, जो आरोपी है इसमें रोशन एक है और एक प्रियांशु है, तो इन लोगों के घर से क्या मिला है? सामान मिला था, 3 ठो हथियार भी बरामद हुआ है। अच्छा। हाँ, गोली भी मिला, जैसे देसी कट्टा वगैरह। हाँ हाँ, उसके अलावा गोली, जिंदा कारतूस। हाँ जिंदा कारतूस था। जाहिर से सवाल ये उठती है कि ये लोग जो है कि छोटे मोटे अपराधी हैं नहीं, ये लोग तो काफी एक शूटर है, शार्प शूटर है। हाँ, सुपारी देकर के उसको मंगाया गया। ये लोग जो है कि सुपारी किलर है। हाँ, सुपारी दे करके उसको मंगाया गया था। पहचानते हैं क्या? वो तो सब आपको अथी में वो तो अब पेपर आउट हो गया, मीडिया सब में आ गया। अच्छा, मेन पूछना सवाल ये था आपसे कि जो अभी जो लोग घर कुर्की जब्त हुआ, जैसे घर तोड़ा जा रहा, तो क्या उससे कुछ फैसला हुआ, कुछ अहम भूमिका रही है प्रशासन की, इससे कुछ फायदा होने वाला है? अब फायदा हो तभी न 2 ठो पकड़ाएगा तभी न कोनो बात होगा। इसमें जो है कि जैसे एक प्रियांशु है, एक रोशन है, जिसके घर अभी जो बुलडोजर चला, तो क्या बुलडोजर चलने से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कुछ संज्ञान लिया पुलिस लोग? हाजिर होगा तभी न हमको संतुष्टि होगा जो हमको लड़कवा को मार दिया है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी की जान चल गई, मेरे किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, इतना निर्मम हत्या किया गया। और सिर्फ घर उखाड़ देने से कोई ये बड़ा फैसला नहीं है। जब तक आरोपी अभी शिकंजे से फरार हैं, प्रशासन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, तब तक ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है। हमको डर लग रहा है अभी तक, जो हो सकता है हमको भी जैसे आपको कुछ पुलिस प्रशासन या जो जिलाधिकारी हैं यहाँ बेगूसराय के, आपको कुछ ऐसा सिक्योरिटी मिला है आपको जान को सुरक्षा के लिए? हाँ, बॉडीगार्ड दिए हुए हैं। अच्छा, कुछ यहाँ जवान एनी टाइम मौजूद रहते हैं? हाँ। ताकि आपको उनसे बचाव के लिए, आपको रख रखाव के लिए हमेशा निगरानी में। हाँ, वो है। एकलौता बेटा था, एक गो था, अब हमको कौन उपाय होगा, कौन देखेगा हमको अब उतना शक्ति नहीं है जो हम कुछ कर सकते हैं। एक ठो छोटी लड़की है, कुमारी है, अभी कौन देखेगा, कौन उसको करेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं जो सुभाष महतो जी हैं, उनके हम लोग बहन से बात करते हैं और कुछ मामलों को और विस्तार पूर्वक जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौसम कुमारी। अच्छा, ये जो कुर्की जब्त हुआ है, ये जो बुलडोजर चला है, तो इससे क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा फैसला किया गया है? आरोपी अब तक फरार है। प्रशासन को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, देखने को आया है कि मतलब कि आप काफ़ी न्यूज़ पे भी देख रहे होंगे, आप ही लोग का न्यूज़ हर तरफ चल रहा है, तो इसमें है कि आरोपी के घर से कुछ जिंदा कारतूस और देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। हाँ, वो तो था, मारता था सबको, तो उसके पास तो जाहिर सी सवाल ये उठती है उन लोगों पर जो भी आरोपी है, इसमें जो भी 4-5 जो लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी संलिप्तता है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अपराधी छवि का और शार्प शूटर है। हाँ, उन लोगों का पेशा ही है मारधार करना और किसी को मौत के घाट उतारना। पेशा था तब तो उसके घर में उतना सामान मिला है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सुभाष महतो जी के परिजनों से, परिवार से बात किया। उन्होंने बताया कि घर तोड़ना कोई बड़ा अहम रोल नहीं है पुलिस प्रशासन का, फिर भी अपने स्तर से वो कुछ ना कुछ कर ही रही है। लेकिन मेन अब तक जो है मुख्य आरोपी और जो भी नामजद हैं इस केस में, जो 4-5 लोग, उनको कम से कम प्रशासन के हत्थे वो नहीं चढ़ते हैं, तब तक वो अभी तक फरार हैं। तो उन लोगों का मनोबल और काफ़ी बढ़ा हुआ है और इन लोगों को कायम रखें और वर्चस्व जमा के गाँव में रखें।